चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है हमारी, उस पार्टी की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी। फिर हमने ये भी पढ़ा कि 1885 में एओ ह्यूम के प्रयासों से भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जब कांग्रेस की स्थापना भारत में हो गई तो कांग्रेस के कार्य करने का तरीका क्या था, कांग्रेस की प्रकृति क्या थी, कांग्रेस में कौन कौन से प्रकार के नेता शामिल थे, किन नेताओं का जो रोल है वो कांग्रेस को आगे बढ़ाने में था। और जो यहाँ चैप्टर में आप देख रहे हो लिखा है नरम दल और गरम दल, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस में दो विचारधाराएं प्रमुख थी। एक विचारधारा थोड़ी शांति प्रिय थी, जो कि यह चाहती थी कि आंदोलन, धरने प्रदर्शन और साथ ही साथ प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंग्रेजों से अपनी बात मनवाई जाए। नरम दल के जो लोग हैं वो ज़्यादा बड़े परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो सिर्फ ये चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारतीय लोगों को भी सरकार में शामिल करें। ये नहीं चाहते थे कि भारत आज़ाद हो, ये चाहते थे कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेशी रहे, क्योंकि इसका जो सकारात्मक प्रभाव भारत पर पड़ रहा है वो अच्छा है। जबकि जो गर्मपंथी थे वो ये चाहते थे कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जानी चाहिए। गर्मपंथी ये कहते थे कि आंदोलन, धरने, प्रदर्शन से स्वतंत्रता नहीं मिलती, बल्कि हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से मिलती है। तो एक क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी, एक क्रांतिकारी जो विचारधारा थी, उसका संबंध गर्मपंथियों से था, और जो एक शांतिप्रिय विचारधारा थी उसका संबंध नरमपंथियों से था। तो नरमपंथी कौन है, गर्मपंथी कौन है, इस चैप्टर में ये बताया जाएगा। फिर ये बताया जाएगा कि नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच में मतभेद कैसे हुए। फिर साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गई। एक विचारधारा जो नरमपंथियों वाली थी वो कांग्रेस में रही, और अलग से जो विचारधारा बनी वो 1907 में गर्मपंथियों की बनी। तो ये ऐसा क्यों हुआ, आखिर कांग्रेस 1907 में दो भागों में क्यों बट गई, 1907 में कांग्रेस सूरत में दो भागों में क्यों बटी, मेन फोकस हमारा इस चैप्टर में यही रहेगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताई दिया चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है कि कांग्रेस का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था। हम ये भी जानेंगे कि कांग्रेस में नरमपंथी और जो गर्म दलीय विचारधारा थी इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, इन दोनों के बीच में मतभेद क्यों हुए, और 1907 में कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ, और ये सारी चीज़ें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के आंदोलन को कैसे प्रभावित करेंगी। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमें जरूर दें। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना हमें ये बता रही है कि जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, यानी कि आपको पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो जब कोई भी पार्टी बनेगी तो अपने कुछ उद्देश्य भी तो बताएगी कि हाँ भाई हमने ये पार्टी क्यों बनाई है। तो ऐसे कांग्रेस ने भी अपने उद्देश्य बताए, जिनमें से कुछ उद्देश्य ये लिखे हैं कि कांग्रेस का पहला उद्देश्य ये था कि हम पूरे के पूरे देश में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनके बीच में मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करेंगे। यानी कि कांग्रेस का पहला उद्देश्य ये था कि देश के अलग अलग भाग में जितने भी लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी में लगे हैं हम उनको जोड़ेंगे और उनके बीच में एक फ्रेंडशिप जनरेट करेंगे, ताकि सारे के सारे पॉलिटिक्स एक्टिविटी में लगे लोग हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, इन सबको एक साथ इकट्ठा किया जा सके, इन सबको एक ही मंच पर लाया जा सके। तो कांग्रेस का शुरुआत में उद्देश्य यही था कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं उन सबको जोड़ा जाए। दूसरा उद्देश्य ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कि हमें जातिगत भेदभाव में नहीं पड़ना है, धर्म के भेदभाव में नहीं पड़ना है, किसी भी क्षेत्र की सीमाओं के भेदभाव में नहीं पड़ना है, और देश की यूनिटी की भावना को बढ़ावा देना है, और किसी भी तरीके से देश के विकास को और साथ साथ देश को मजबूत करने के प्रयासों पर ध्यान देना है। तीसरी कांग्रेस का उद्देश्य ये था कि देश के कल्याण के लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा, लोगों को संगठित किया जाएगा, लोगों को समाज के प्रति जागरूक किया जाएगा, क्योंकि देखो राजनीति का सबसे बड़ा काम यही है कि जनता को अवेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस ने अपने बहुत सारे उद्देश्य रखे थे, जिनमें से यहाँ पर 3 कुछ बड़े उद्देश्य बताए गए हैं। जिनमें से पहला उद्देश्य यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जितने भी सोशल वर्कर थे, जितने भी ऐसे लोग थे जो पॉलिटिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए थे, उन सबको हम जोड़ेंगे और उन्हें एक ही पार्टी के अंतर्गत लेकर आएंगे। दूसरी बात ये थी कि बिना जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के भेदभाव के हम सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, देश को एक यूनियन बनाने पर ध्यान देंगे, देश की यूनिटी पर ध्यान देंगे। तीसरी बात ये थी कि देश के कल्याण के लिए हम लोगों को अवेयर करेंगे, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ेंगे। अब क्या हुआ, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। 1885 से लेकर जो 1905 तक का टाइम है, यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक का जो टाइम है,
इस दौरान कांग्रेस में जिस विचारधारा का दबदबा रहेगा, जिस विचारधारा की चलेगी, जिस विचारधाराओं के नेताओं की चलेगी, वो होंगे नरम दल। तो 1885 से लेकर 1905 तक राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास हो रहा है और इस दौरान पार्टी पर किसका दबदबा है? नरम दल के नेताओं का। लेकिन फिर धीरे धीरे करके कुछ लोग आएंगे जो नरम दल की विचारधारा से सहमत नहीं होंगे। उनका मानना होगा कि कांग्रेस जिस उद्देश्य से बनाई गई है यार, वो उद्देश्य सफल नहीं हुए, इसलिए वो एक कांग्रेस के अंदर एक अलग विचारधारा लेकर आएंगे जिसे हम गरम दल कहेंगे। और अंत में 1907 में 1907 में कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाएगी। नरम दल विचारधाराओं की पार्टी अलग हो जाएगी और गरम दल वालों की अलग हो जाएगी। चलिए अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जब 1885 में कांग्रेस बनी तो कांग्रेस की प्रकृति कैसी थी, किस प्रकार के नेता इसमें शामिल थे, किस प्रकार के लोगों को इसमें जगह दी गई थी। तो देखो, जब आप बात करोगे कांग्रेस की तो कांग्रेस 1885 में बनी और इसकी पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बम्बई में। ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ वो बम्बई में हुआ। 1886 में जब इसका दूसरा अधिवेशन हुआ तब तक कांग्रेस बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। यानी कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय इसमें सिर्फ 72 लोग थे, यानी कि 72 प्रतिनिधि थे केवल और केवल। लेकिन एक साल के अंदर अंदर इसने इतने सारे लोगों को जोड़ दिया कि जब 1886 में इसकी एनुअल मीटिंग हुई तो उसमें टोटल मेंबर बढ़कर हो गए 439। यानी कि शुरुआत में कांग्रेस सिर्फ कुछ लोगों का ग्रुप था, लेकिन एक साल के अंदर अंदर ये पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी बन गई, राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई और इसमें 439 मेंबर शामिल हो चुके थे। अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम भाई देश के किसी भी हिस्से में कभी कहीं पर भी अपने अधिवेशन रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। यानी कि 1885 में जब कांग्रेस बन रही है तो उस समय सिर्फ ये 72 मेंबर्स थे इसमें, और अगले ही साल इसमें 439 मेंबर हो गए और इस तरीके से पार्टी एक साल के अंदर ही नेशनल पार्टी बन गई। अब शुरुआत में कांग्रेस में किस टाइप के लोग थे वो देखते हैं। तो देखो, जब आप शुरुआत में कांग्रेस की बात करोगे तो कांग्रेस के कागजों में ये लिखा था कि भाई कांग्रेस में सभी जाति के लोग होंगे, सभी धर्म के लोग होंगे, सभी पेशों के लोग होंगे। कोई बंदा कोई भी एक्टिविटी कर रहा होगा, किसी प्रकार के व्यापार कर रहा होगा, वो भी इसमें शामिल होगा। क्षेत्र के सभी क्षेत्रों के लोग इसमें शामिल होंगे। यानी कि कांग्रेस ये कह रही है हम पूरे देश की लीडरशिप कर रहे हैं, तो अगर हम पूरे देश की लीडरशिप कर रहे हैं तो हमारे इस ग्रुप में सभी जातियों के लोग होने चाहिए, सभी धर्म के लोग होने चाहिए, सभी भाषा के लोग होने चाहिए, सभी पेशों के लोग होने चाहिए। कोई बंदा कोई भी व्यापार कर रहा है वो भी हमारे यहाँ शामिल होना चाहिए। लेकिन ये सब जो परिभाषाओं में बात लिखी थी ये रियल में इसमें कुछ नहीं था ऐसा। जब हम कांग्रेस की प्रकृति को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस समय के जो वेल एजुकेटेड लोग थे, यानी कि शिक्षित लोग थे या मिडिल क्लास लोग थे, वही इसमें सबसे ज़्यादा थे। अगर आप पेशों की दृष्टि से देखोगे सबसे ज़्यादा इसमें वकील थे, जबकि लिखा हुआ है कि सभी पेशों के लोग होंगे, यानी कि सभी प्रकार की एक्टिविटी वाले लोग होंगे। लेकिन जब आप वास्तव में कांग्रेस को देखोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा वकील थे। जाति की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण थे। इसके अलावा एक राइटर हैं अनिल सील, इन्होंने अपनी किताब में लिखा भी, इनकी किताब का नाम है द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस किताब में इन्होंने लिखा है कि वैसे तो कांग्रेस ये कह रही है कि सभी प्रांतों की पार्टी है ये, लेकिन इसमें केवल बम्बई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी के सबसे ज़्यादा मेंबर थे। तो हम कैसे कहते हैं कांग्रेस एक नेशनल पार्टी थी? हम तो ये कहेंगे कि ये बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के कुछ लोगों द्वारा बनाई गई पार्टी थी। यानी कि एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है कि हमारे यहाँ सभी प्रांतों के लोग होने चाहिए, सभी धर्मों के लोग होने चाहिए, सभी भाषा के लोग होने चाहिए, सभी जाति के लोग होने चाहिए। बट जब हम देखते हैं तो केवल इसमें क्या है, वेल एजुकेटेड पर्सन ही है, मिडिल क्लास है, या फिर वो लोग हैं जातियों में ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है, पेशों वालों में वकीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। प्रांतों की बात करें तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से सबसे ज़्यादा लोग हैं। अन्य क्षेत्रों से लोग शुरुआत में कांग्रेस में नहीं हैं। जैसे कि यहाँ पर एक टेबल भी दी गई है, अगर आप देखोगे तो 1885 में जब कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई तो उसमें 72 मेंबर थे टोटल, जिनमें से 39 यानी कि आधे से भी ज़्यादा वकील थे, 14 बंदे पत्रकार थे, एक डॉक्टर था और 18 बंदे अन्य थे। जबकि जब दूसरी मीटिंग हुई इसमें 166 वकील थे, 40 पत्रकार थे। तो आप देख सकते हैं वकीलों की संख्या कितनी ज़्यादा है। तीसरी अधिवेशन जब मद्रास में हुआ तो 206 वकील थे और इलाहाबाद में जब चौथा अधिवेशन हुआ तो 435 वकील थे। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि कांग्रेस का जो संगठन है इसमें जो मेंबर्स हैं इसमें वकीलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वकीलों का प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है, यानी कि साधारण जनता इसमें नहीं है। दांव पेज इसमें ऐसे लिखे गए हैं। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में आधे से ज़्यादा सदस्य वकील थे। अगले अधिवेशन में जाओगे तो वकीलों की लीडरशिप और भी आगे रहेगी। इसके अलावा पत्रकार, डॉक्टर और टीचर्स इसमें होंगे। पहले अधिवेशन में केवल 2 ही टीचर थे, आगे चलकर 50 की संख्या हो गई इसमें। तो देखा जाए तो साधारण जनता कांग्रेस में नहीं थी,
किसानों के संगठन इसमें नहीं थे। कांग्रेस ये चाहती थी कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं देश में, बड़े बड़े जागीरदार हैं, जो बड़े बड़े राजा हैं, इन्हें भी कांग्रेस से जोड़ा जाए। तो इन्हें जोड़ने से दो फायदे थे, क्योंकि अगर आप किसी राजा को अपनी पार्टी में जोड़ रहे हो तो उसकी प्रजा अपने आप जुड़ जाएगी। दूसरी बात, थोड़ा सा आपको फंड भी मिल जाएगा, डोनेशन भी मिल जाएगी। तो क्या कह रहा है, पूंजी मिल जाएगी वहाँ से और लोगों पर अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा कि सारे बड़े बड़े लोग इस पार्टी में हैं। तो अगर हम शुरुआत में कांग्रेस का नेचर देखें कि कांग्रेस किस प्रकार के लोगों से बनी हुई है, तो शुरुआत में कांग्रेस में ज़्यादातर वकील हैं, पत्रकार हैं या फिर अन्य पढ़े लिखे लोग हैं। यानी कि देश के जो लोअर क्लास के लोग थे उस समय, जो निम्न वर्गीय लोग थे, वो इसमें नहीं जुड़े थे, उन्हें जोड़ा ही नहीं गया था। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के ही मेंबर इसमें सबसे ज़्यादा थे। और उसके बाद भी कांग्रेस ये प्रयास कर रही थी कि बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े राजाओं का समर्थन इसे मिल जाए, इससे इसका प्रभाव अच्छा हो जाएगा और डोनेशन भी अच्छी मिल जाएगी। तो शुरुआत में कांग्रेस का संयोजन कैसा है, आई होप से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के कार्य करने का तरीका शुरुआत में कैसा था। तो देखो, शुरुआत में जो कांग्रेस का कार्य करने का तरीका था वो बड़ा शांतिपूर्ण था। ठीक है, ये केवल संवैधानिक तरीकों से आगे बढ़ना चाहती थी। इसका ये मानना था शुरुआत में कांग्रेस का कि जो ब्रिटेन की सरकार है उसे रियल में ना इंडिया की सिचुएशन पता ही नहीं है। ब्रिटेन की सरकार को ये बात पता ही नहीं है कि उसके जो नौकरशाह हैं, उसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो यहाँ की जनता का शोषण कर रहे हैं। तो कांग्रेस की विचारधारा ये मानती थी कि अगर हम ब्रिटेन की गवर्नमेंट को ये बात शो कर दें, ये बात दिखा दें कि भारतीय जनता बहुत पीड़ित है, तो ब्रिटेन की सरकार बहुत अच्छी है, वो इस पीड़ा को दूर करेगी, वो भारतीयों के कष्ट को दूर करेगी। शुरुआत में कांग्रेस इस चीज़ पर चल रही है और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार पर ध्यान दे रहे हैं कि कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी बनती जाए उतनी जल्दी वो सरकार की नज़रों में आ जाएगी। तो शुरुआत के कांग्रेस जनों का एक संवैधानिक आंदोलन में विश्वास था, ये क्या है मैंने बता दिया आपको। इसलिए जो कांग्रेस थी वो प्रेस के माध्यम से और अपनी जो साल की एनुअल मीटिंग होती थी, वार्षिक अधिवेशन होते थे, उसके माध्यम से वो अपना प्रचार करती थी। प्रेस के माध्यम से बात की जाए तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऐसे थे जो खुद इंग्लिश या भारतीय भाषाओं में जो न्यूज़पेपर थे उसके एडिटर थे, तो वो समाचार पत्रों में अपनी बात लिखते थे। तो समाचार पत्रों में अपनी बात को उठाना जनता तक पहुंचने का एक सबसे आसान तरीका था उस टाइम पर। तो वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते थे और जनता को अवेयर करते रहते थे। इसके अलावा हर साल जो अधिवेशन होता था कांग्रेस का, उसके माध्यम से ही प्रचार प्रसार किया जाता था। जो समस्याएं होती थी उस पर विचार विमर्श किया जाता था। ब्रिटेन की सरकार जो भी एक्टिविटी करती थी उस पर भी चर्चा की जाती थी। तो ऐसे में जो ये अधिवेशन होने लगे साल दर साल के, इसमें जो मध्यवर्गीय शिक्षित लोग थे, सरकार थे, इन दोनों का ध्यान कांग्रेस ने अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कांग्रेस साल में एक ही बार मीटिंग करती थी, तो बीच के दौरान क्या काम हो इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नहीं थी। तो कांग्रेसियों की अगर बात करें शुरुआत में, तो ये ब्रिटिश शासन को न्यायप्रिय मानते थे। इनका मानना था ब्रिटिश शासन बहुत अच्छा है। इनका ये दृढ़ विश्वास था कि भाई इंग्लैंड में अगर अंग्रेजों तक भारत की दशा सही तरीके से पहुंचे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनका ये मानना था कि ब्रिटिश सरकार बहुत अच्छी है और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये नालायक हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये देश का शोषण कर रहे हैं। यानी कांग्रेस की शुरुआती जो सोच थी वो ये थी। इनका शुरुआती उद्देश्य सिर्फ यही था कि जनता को अवेयर किया जाए, जनता को ये बताया जाए कि वो अपने अधिकारों को समझें, ब्रिटिश जनता को भारतीय कठिनाइयों की जानकारी दी जाए। यानी कांग्रेस का पहला उद्देश्य ये था कि देश के अंदर ही लोगों को अवेयर किया जाए। दूसरा मुद्दा ये था कि ब्रिटेन की सरकार को यहाँ की परिस्थितियों के बारे में अवगत कराया जाए। अब देखो, ब्रिटेन को भारत के बारे में कैसे पता चलेगा, यानी कि ब्रिटेन की सरकार तक बात कैसे जाएगी। इसके लिए कांग्रेस ने क्या करा, 1889 में एक और संस्था बनाई और उस संस्था का नाम था ब्रिटिश कमेटी। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी का नाम था क्या, ब्रिटिश कमेटी। ब्रिटिश कमेटी के मेंबर क्या होंगे, ये ब्रिटेन में जाकर भारत के मुद्दों को हवा देंगे और इसमें सबसे बड़ा जो नाम आएगा वो आएगा दादा भाई नौरोजी का। इसके अलावा ये अपनी एक मैगजीन भी शुरू करेंगे जिसका नाम होगा इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने इंग्लैंड में रहकर भारत के मुद्दों को उठाया था। इन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में बिताया था और ये आगे चलकर जो ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उसके मेंबर भी बने थे हाउस ऑफ कॉमन्स के। ठीक है भाई, तो कांग्रेस का एक पार्ट ब्रिटिश कमेटी के रूप में इंग्लैंड में रहेगा और वो भारत के मुद्दों को इंग्लैंड की सरकार को बताएगा और इसमें सबसे बड़ा नाम किसका होगा, दादा भाई नौरोजी का। अब ये जो दादा भाई नौरोजी हैं ये मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन ना इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव अंग्रेजों पर नहीं पड़ेगा, अंग्रेज कर देंगे इन्हें टोटली इग्नोर। अब जब ये टोटली इग्नोर हो जाएंगे
तो इन्हीं के अंदर कुछ ऐसी विचारधारा के लोग आएंगे जिन्हें हम गर्म दल की विचारधारा कहेंगे। तो अब तक हमने क्वेश्चन ये पढ़े हैं कि कांग्रेस की स्थापना के समय उसके उद्देश्य क्या थे। इसके अलावा शुरुआत में कांग्रेस सिर्फ एक मध्यवर्गीय संस्था थी, इसमें सभी लोग शामिल नहीं थे, कुछ ही वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि शुरुआत में कांग्रेस के काम करने के तरीके क्या थे। वो सिर्फ ये चाहते थे कि जनता को अवेयर किया जाए। दूसरा, उनकी नज़रों में ब्रिटिश शासन अच्छा था। वो ये चाहते थे कि ब्रिटेन की सरकार को भारत की रियलिटी को शो किया जाए कि हम कितनी गरीबी में, कितनी पिछड़ी हुई जगह पर रह रहे हैं, और ऐसे में फिर वो हमारे लिए दया भाव दिखाएंगे और हमारे लिए एक्टिविटी करेंगे। क्योंकि उनका मानना था जो नौकरशाह है, सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपना अपना खा रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और सरकार को सही बात पता ही नहीं चल पा रही है। ऐसी गलत फहमी में थे शुरुआत में ये लीडर्स। अब हमें नरम दल के बारे में पढ़ाया जाएगा, नरम दल की विशेषताओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो देखो, नरम दल क्या है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि नरम दल शांतिप्रिय नीतियों पर चल रहा है, वो संवैधानिक आदर्शों पर चल रहा है। तो 1885 से लेकर 1905 तक, यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस में जिस विचारधारा का दबदबा रहेगा, हम उसी विचारधारा को नरम दल के नाम से जानेंगे। ये क्या करेंगे, हल्के फुल्के सुधार हो जाएं भारत में, ठीक है, और इन्हीं के बंदे लीडर बन जाएं। थोड़ी सी इंग्लैंड हमें आर्थिक सहायता दे दे, यानी कि थोड़ी सी हमारी इकोनॉमी डेवलप कर दे, प्रशासन में थोड़ा सा सुधार हो जाए और भारत के नागरिकों को थोड़े से अधिकार मिल जाएं। सिर्फ ये इतना ही चाहेंगे। शुरुआत में इनकी डिमांड ये होगी कि जो भारत में सरकार है, प्रांतीय काउंसिल है, उनका गठन किया जाए और भारत के लोगों को ही इसमें सदस्यता दी जाए, क्योंकि भारत के लोगों की समस्या जो है वो भारतीय ही समझ सकते हैं। दूसरी डिमांड इनकी ये थी, देखो, इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी कि जो उस समय ICS की परीक्षाएं होती थी उस समय इंग्लैंड में होती थी, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनकी परीक्षाएं कहाँ पर होती थी, इंग्लैंड में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये चाहती थी कि जो इंडियन सिविल सर्विस का ये एग्जाम है ना, ये एग्जाम इंडिया में भी हो, यानी कि उस समय इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम कहाँ होता था, इंग्लैंड में होता था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या चाह रही है कि इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जाम है कहाँ पर हो, भारत में हो। दूसरी बात ये चाहते थे कि जो न्यायपालिका है इसका क्षेत्र कार्यपालिका से क्या हो, अलग हो, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है उसका क्षेत्र अलग हो और न्यायपालिका का क्षेत्र अलग हो। सीन ये था कि जो कार्यपालिका में गवर्नर जनरल था, ये न्यायालय के मामले में हस्तक्षेप कर सकता था। तो इसलिए नरम दल के नेता ये चाहते थे कि न्यायपालिका अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सके और जो कार्यपालिका है वो उसके मामले में इंटरफेयर ना करे। इसके अलावा ये चाहते थे आर्म्स एक्ट को रद्द कर दिया जाए। आर्म्स एक्ट में ये बात रखी गई थी कि भारतीय लोग किसी प्रकार के हथियार नहीं रख सकते हैं, तो आर्म्स एक्ट के भी विरोध किया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि सेना में जो बड़े बड़े पद हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रहे हैं, तो सेना में जो पद हैं जैसे सेकंड लेफ्टिनेंट या उससे ऊपर के जो पद हैं वो भारतीयों को मिल ही नहीं हैं, वो तो ब्रिटिशर्स ही हैं उसके ऊपर, भारतीयों को तो निम्न पद दिए गए हैं। तो इसलिए कांग्रेस ये कह रही है कि भाई सेना में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इसके अलावा कांग्रेस ये कह रही है कि भाई सैनिक खर्चों में कमी करो और जन कल्याण को बढ़ावा दो, क्योंकि आप बहुत बड़ा अमाउंट सैनिक खर्चे पे कर दे रहे हो, जनता का कल्याण हो ही नहीं रहा है। इसके अलावा जो हमारी भूमि से संबंधित नियम हैं उसमें भी बदलाव किए जाएं। तो नरम दल के नेताओं की कुछ ये सिंपल सी डिमांड्स थी। इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये चाहते थे थोड़े बहुत सुधार हो, भारतीय लोगों को ही शासन चलाने का अधिकार मिल जाए और फिर यही लोग नेता बन जाएं। तो एक तरीके से बस केवल ब्रिटेन का हम उपनिवेश बने रहें लेकिन शासन हमें मिल जाए, ऐसा इनका सोचना था। खैर, कांग्रेस ने सरकार द्वारा उठाए गए जितने भी कदम थे उस पर अपनी राय देती थी, यानी कि सरकार कोई भी कानून बनाती थी, कोई भी एक्टिविटी करती थी तो कांग्रेस उस पर अपना व्यू देती थी और जो गलत चीज़ें थी उसका विरोध भी करती थी। हर साल दर साल यही चीज़ें चलती थी। शुरुआत में सरकार ने टोटली इग्नोर किया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नरम दल वाले लोगों पर यानी कांग्रेस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, ना 1885 में, ना 1886 में, ना 1887 में, ना 1888 में। लेकिन 4 साल के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा था यार कहीं कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर ना हो जाए। तो कांग्रेस का ये जो टाइम पीरियड था ये नरम दल का युग है, उदारवादियों का युग है। जो इस काल के जो नेतागण हैं वो अपनी मांगे बहुत आसानी से रखेंगे, वो सरकार को नाराज नहीं करना चाहेंगे, वो कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे, वो किसी भी तरीके से नहीं चाहेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनका दमन करे। तो 1885 से लेकर 1892 तक बस कांग्रेस की डिमांड ये होगी थोड़े बहुत सुधार होते रहें, थोड़े बहुत सुधार होते हैं बस। 1892 में एक कानून बनाया जाएगा, लेकिन इस कानून में जो डिमांड कांग्रेस चाहेगी वो डिमांड सरकार नहीं देगी। परिणाम ये होगा कि जो कांग्रेस के नेता हैं ये अब क्या करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करना शुरू कर देंगे
और जब कांग्रेस के नेता ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करना शुरू कर देंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कांग्रेस को क्या करेगी, दमन करना, उसको खत्म करना, उसके अंदर विरोध करवाना शुरू कर देगी। अब देखो कांग्रेस के नेताओं ने क्या करा, अब ब्रिटेन का खुल्लम खुल्ला विरोध करना शुरू करा, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से, कोई विरोध नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। उन्होंने ये कहा कि भाई देखो कि भारत की अर्थव्यवस्था जो सबसे नीचे जा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण कौन है, ब्रिटिशर्स ही हैं। इस काल में दाऊदा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि भारत की पूंजी गुपचुप तरीके से ब्रिटेन भेजी जा रही है, हमारे देश के जो उद्योग हैं उनका नाश कर दिया जा रहा है, हमारे जो हस्तशिल्प उद्योग थे, हैंड्सक्राफ्ट थी, वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है, किसानों को नील की खेती करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और इसके साथ ही साथ जो हमारी कृषि व्यवस्था थी वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। यानी कि इस काल में जो हमारे राष्ट्रवादी थे, हमारे देशभक्त थे, इन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति पर अपनी आवाज़ बुलंद करी। दादा भाई नौरोजी ने ये कहा कि ब्रिटिश शासन दिन प्रतिदिन जो भी रूल ला रहा है, जो भी रेगुलेशन ला रहा है, वो हमारे ऊपर एक आक्रमण है। धीरे धीरे भारत का विनाश होता जा रहा है, भारत के उद्योग धंधे खत्म होते जा रहे हैं। भारत के उद्योगों का विकास जब ही होगा जब सरकार हमारे लिए कोई वित्तीय सहायता देगी, कुछ रियायतें देगी और निष्पक्ष होकर काम करेगी। क्योंकि ब्रिटेन की सरकार सारी सहायता किसे दे रही है, ब्रिटिश कंपनियों को दे रही है। ब्रिटेन का माल बन रहा है, भारत के बाजारों में बिक रहा है, भारत से तो लोहा, कोयला, कच्चा माल बड़े पैमाने पर ले जाया जा रहा है, लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, जमींदारों को प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे में ये सब मुद्दे अब धीरे धीरे करके लोगों के बीच में उठने लगे भाई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को खत्म कर रही है। अब इन लोगों ने कहा कि देखो सरकार तो कोई काम कर नहीं रही है, तो हम क्या करें, हम स्वदेशी को बढ़ावा दें, यानी कि अपने मार्केट में बाहर का माल बिकने ही ना दें, और हम लोग क्या करें, अपने माल यानी कि अपने देश के सामान को बढ़ावा दें, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा दें, चरखे से बने हुए सामान को बढ़ावा दें, खादी को बढ़ावा दें। तो इन लोगों ने कहा कि इन्होंने डिमांड करी सरकार से कि भारत का जो आर्थिक दोहन है, भारत की जो अर्थव्यवस्था आप बर्बाद कर रहे हो, इसे रोक दो यहीं कहीं। किसानों पर कर का बोझ थोड़ा सा कम कर दो, जो बागानों में मजदूर काम करते हैं उनकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो जाए, नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे खत्म कर दो, और सैनिक खर्चे में थोड़ी सी कमी करो ताकि जन कल्याण को बढ़ावा हो। ऐसे कांग्रेस ने अपनी डिमांड रखी। इसके अलावा कांग्रेस ने ये सोचा कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, जब भी उन्हें लगता था कोई अखबार उनके खिलाफ छाप रहा है तो उसके ऊपर कोई एक्ट लगा देते थे, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी ऐसे था, कोई भी एक्ट लगाया और क्या कर दिया, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली। तो इसलिए इस दौरान के जो नेता हैं, नरम दल जो नेता हैं, ये कह रहे हैं प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि यही एक माध्यम जिससे हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो प्रेस पर जब भी प्रतिबंध लगाया जाता था ये उसको हटाने के लिए विरोध करते थे, आंदोलन करते थे। ठीक है, कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही स्तर पर क्या करा, विरोध किया सरकार का। उन्होंने कहा जो रेलवे पर खर्चा किया जा रहा है, बागानों पर खर्चा किया जा रहा है, विदेशी पूंजी जो लगाई जा रही है, इसका इन लोगों ने विरोध किया। इन्होंने कहा ये गलत तरीका है, भारत के शोषण को किया जा रहा है। अब देखो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी प्रकृति क्या थी ये सब मैंने आपको बता ही दिया। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो आर्थिक संबंध है उसमें बदलाव आना चाहिए, और जो व्यापार घाटा है उसमें थोड़ा सा बैलेंस बनना चाहिए। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अपना काम कर रही है उसकी सबसे बड़ी कमी यही रही कि इसने कोई भी जो बात है वो खुलकर सामने नहीं उठाई। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की सिर्फ ये कमियां ही रही है। राष्ट्रवादी जो नेता थे शुरुआत के, इन्होंने कहीं ना कहीं जनता को बड़े पैमाने पर अवेयर किया है, क्योंकि जब 1885 में कांग्रेस बनी थी तो हमें यहाँ पर पढ़ना तो बहुत आसान लग रहा है, यार इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया। देखो शुरुआत में सबसे बड़ी बात थी कि एक बहुत बड़ी मेंबरशिप को इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि इतने बड़े देश में अगर 1000 लोग मिलकर एक संस्था को चला रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। करोड़ों जनसंख्या वाला देश है और उसमें सिर्फ 1000 लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ पाए शुरुआत के 5 सालों में। तो इनका पहला काम किसी भी पार्टी का ये होता है कि वो पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है उसे रखें, जनता को ज़्यादा ज़्यादा अपने साथ जोड़े। तो शुरुआत में इनके पास बैकअप नहीं है, तो ये सरकार से इसलिए खुलकर लड़ भी नहीं रहे हैं। जब इनके किसी के पास बैकअप होगा जब भी वो सरकार से खुलकर लड़ पाएगा, तो इनके पास बैकअप नहीं है। अब उस समय मीडिया भी इतनी तगड़ी नहीं थी कि 1 सेकंड में लोगों तक बात पहुंच जाए, तो थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम थी ये। लेकिन फिर भी इनकी तारीफ इसलिए की जाएगी कि जो एजुकेटेड लोग थे उनको इन्होंने अपने तरफ अट्रैक्ट कर ही लिया था। अब ब्रिटेन के लोग यानी कि ब्रिटिश सरकार क्या करेगी कांग्रेस के खिलाफ, तो ब्रिटिश सरकार अब विद्वेष की भावना लाएगी। शुरुआत में तो क्या करें, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने कांग्रेस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो, और इसके अलावा जब वायसराय लॉर्ड कर्जन आया तो
तो उसने क्या करा, कांग्रेस के अंदर फूट डालने की नीति शुरू करी। उसने कांग्रेस के विरोध में लोगों को खड़ा करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल उसने मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की संस्था है और वो मुसलमानों के लिए निर्णय नहीं लेती है। इसी के तहत क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलीगढ़ आंदोलन को बढ़ावा दिया। ठीक है भाई, तो यानी कुल मिलाकर जब अलीगढ़ आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप पैराग्राफ देखेंगे तो अंग्रेजों ने क्या करा, कांग्रेस विरोधी तत्वों को बढ़ावा दिया, कांग्रेस के भी अलीगढ़ आंदोलन को बढ़ावा दिया। इसके अलावा उसकी ये चाहती है अंग्रेजों की कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग कांग्रेस से क्या रहें, दूर ही रहें। लेकिन जो कांग्रेस है वो अपने थॉट प्रोसेस को कैसे बढ़ा रही है, वो जो उस समय के बड़े बड़े दार्शनिक हैं, या मैं उसमें कहूँ कि उस समय के जो बड़े बड़े समाज सुधारक थे, जैसे राजा राम मोहन राय, आगे चलकर दयानंद सरस्वती, तो ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा था। राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय ये सोचते थे कि जो यूरोपीय शासन है वो भारत के लिए वरदान है, हमें क्या करना चाहिए, उसकी जो पॉजिटिविटी है उसे उठाना चाहिए, एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना चाहिए, देश में जो अंधविश्वास चल रहे थे उसे खत्म करना चाहिए और नए तरीके की शिक्षा से हमें अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इन लोगों से मोटिवेट हो रहे थे इन लोगों से, जो हमारे कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। तो इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक जो नरम दल की विचारधारा लिखी है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम विचारधारा की विशेषताओं का अवलोकन कीजिए, तो आप ये बताओगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में इसमें 72 मेंबर थे और आगे चलकर इनके मेंबर की संख्या बढ़ने लगी। हालांकि शुरुआत में कांग्रेस सिर्फ कुछ ही वर्गों तक सीमित थी, इसमें वकील, टीचर्स, पत्रकार जो थे वही ज़्यादा थे। और ऐसे में कांग्रेस की जो नीतियाँ थी वो नरमपंथी थी। उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश शासन है वो हमारे लिए अच्छा है, बस समस्या ये है कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट जो है उसे भारत की समस्याओं के बारे में पता नहीं है। तो अगर हम भारत की समस्याओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता दें तो शायद वो हमारे लिए सुधार कर सके। इसलिए इन्होंने प्रार्थना पत्र वगैरह देने की कोशिशें करी, आंदोलन वगैरह धरने प्रदर्शन करके ये कोशिश करी कि उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाया जाए। लेकिन अंग्रेजों का रवैया वैसे रहा, उन्होंने कांग्रेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आगे चलकर कांग्रेस क्या करेगी, अपनी एक ब्रिटिश कमेटी बनाएगी जिसका काम ये होगा कि वो लंदन में भारतीयों के मुद्दों को उठाएगी। दादा भाई नौरोजी जैसे जो बड़े बड़े नेता हैं ये एक बहुत बड़ा टाइम कहाँ है, इंग्लैंड में बिताएंगे, ताकि भारत की जो कमियां हैं वो इंग्लैंड सरकार तक पहुंचाई जा सके। आगे चलकर ये छोटी छोटी डिमांड्स उठाएंगे, लेकिन 1892 में जब इनकी डिमांड नहीं मानी जाएगी तो ये लोग थोड़ा सा स्वदेशी वगैरह को बढ़ावा देंगे, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की बात करेंगे। ये कहेंगे कि जो ब्रिटेन की नीतियाँ हैं वो देश की इकोनॉमी को ख़त्म कर रही है, देश की सोसाइटी को ख़त्म कर रही है, तो देश को देश बनाए रखने के लिए लोगों को अवेयर करना जरूरी है। तो 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस को कुछ हासिल तो नहीं हुआ, लेकिन एक बड़े पैमाने पर उसने लोगों को क्या करा, अवेयर करा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस की 5 मांगे लिखिए, तो आप यहाँ पर 10वीं मांग लिख सकते हो, जैसे काउंसिल्स को बढ़ावा दिया जाए, इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम कहाँ रखा जाए, इंग्लैंड की जगह भारत में, न्यायपालिका का स्तर अलग हो, आर्म्स एक्ट को खत्म कर दिया जाए, ब्रिटिश और प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाए, सैनिक खर्चों में कमी की जाए, व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, भारतीय लोगों को भी ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्ति की जाए। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश राज की आर्थिक नीतियों की क्या आलोचना की थी, तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं गरम दल की विचारधारा को, यानी कि गरम दल की विचारधारा क्या थी, गरम दल की विचारधारा के जो लोग कौन कौन से थे, इनका काम करने का तरीका क्या था, और आगे चलकर नरम दल और गरम दल के बीच में लड़ाई क्यों होगी, और दोनों ही जो दल हैं वो 1907 में क्यों बढ़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के भाग 2 में।